तो ओखला के सियासत में भी कुछ लोगों का किरदार जो है वो राखी सावंत जैसा है। आपके इंटरव्यू में पूर्व एमएलए ने कहा कि हार गए, मैं कॉरपोरेशन हार गया। जो पूर्व विधायक हैं आप उनसे पूछिएगा कि भाई आप कितनी बार हारे हैं ओखला में, आपकी बीवी हारी, आप हारे, पार्षद हारे, एमएलए हारे, जमानत जब्त हुई है आपकी। ये शिवली भाई मुझे नहीं टारगेट किया है, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये पूर्वांचल और बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि ओखला में पूर्वांचल और बिहार का आदमी कोई जीत ही नहीं सकता। इनकी बेटी जिन हालातों में जीती है, अगर कांग्रेस का कोई अदना कैंडिडेट होता ना, कम से कम 5,000 वोट से ज्यादा की मार्जिन से जीतता। एक वक्त था 2012-13 में जब ये मेरे घर के चक्कर लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में मुझे ज्वाइन करा दो। जेल से निकल कर आए थे, कहते कि शाहीन बाग जो है वो ग्रीन बेल्ट में है, मैं शाहीन बाग थाना यहाँ से हटवा दूंगा। क्या हुआ, शाहीन बाग थाना हट गया क्या? पार्किंग हट गई क्या? मेरा नाम भी परवेज आलम खान है। बेशक मैं बिहार से आया हूँ 1000 किलोमीटर दूर से, लेकिन जीना यहाँ और मरना यहाँ। ओखला में ही रहना है, ओखला के लिए कुछ करना है और दफन भी यहीं ओखला में होना है। तो लोग अपनी गलत फहमी में अगर कोई है ना कि मेरा नाम लेकर मेरे बारे में लूज टॉक कर कर वो सुकून से रहेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, तो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। अमानत साहब जो जेल गए हैं ये कौम और मिल्लत के लिए नहीं गए, ओखला की आवाम के लिए नहीं गए, कहीं बिल्डिंग डेमोलिशन हो रही थी उसके लिए नहीं गए। अमानतुल्लाह खान ने एक अच्छा काम किया है, वो बातें बहुत अच्छी बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ अच्छा बनाते हैं। अगर किसी को गलत फहमी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के मालिक वो हैं ओखला में, तो ये अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए और इंशाल्लाह जैसे ही वक्त आएगा 2025 का फरवरी इलेक्शन, आप देख लीजिएगा कि ऐसे कई लोगों की गलत फहमी दूर हो चुकी होगी। दोस्तों, कल हमने ओखला के पूर्व एमएलए आसिम मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू किया था। आप जानते हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में, एक रैली में कुछ ऐसी बातें कही थी अमानतुल्लाह खान के ख़िलाफ़, चौधरी मतीन के ख़िलाफ़। उसके बाद हमने उनका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ उसी तरह की बातें कहीं। उन्होंने उस इंटरव्यू में कुछ बातें ऐसी भी कहीं जो हमारे साथ जो परवेज़ आलम खान बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, इनको भी कुछ बातें नागवार गुजरी। इनको लगा कि ऐसा आसिम मोहम्मद खान को नहीं बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला है। परवेज़ भाई, उस इंटरव्यू को देखा आपने, उसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको लगता है कि वो मुनासिब नहीं थी और आसिम मोहम्मद खान जैसे सीनियर आदमी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए? देखिए शिवली भाई, एक चीज़ एक होता है ना वैधानिक चेतावनी, तो वैधानिक चेतावनी के तहत एक बात मैं कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शक जो आपका चैनल देखते हैं और ओखला के तमाम लोग इस बात को समझेंगे कि आजकल जो फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्में जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं, बहुत शोरगुल होता है, लेकिन वो फिल्में नहीं चलती हैं। तो लोगों को लगा कि भाई हिट करने का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें राखी सावंत जैसे लोगों का एक आइटम सॉन्ग डाल दो। तो ओखला के सियासत में भी कुछ लोगों का किरदार जो है वो राखी सावंत जैसा है, जो अपने काम के बारे में नहीं बताते हैं। आपने ओखला के लिए क्या किया उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो बर्तन खाली होता है वो शोर ज़्यादा करता है। तो मैं इसी को लूँगा। अच्छा, उस आपके इंटरव्यू में पूर्व एमएलए ने कहा कि हार गए, मैं कॉरपोरेशन हार गया। भाई, राजनीति में जीत हार लगी रहती है, कौन नहीं हारा इस देश में? बड़े बड़े नेता हारे हैं। और वो जो पूर्व विधायक हैं आप उनसे पूछिएगा कि भाई आप कितनी बार हारे हैं ओखला में, आपकी बीवी हारी, आप हारे, पार्षद हारे, एमएलए हारे, जमानत जब्त हुई है आपकी, और आप दूसरों पे तनकीद करते हैं। पहले अपना गिरेबान झांक कर देखिए, खोखला गिरेबान। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस आदमी में ज़र्फ होगा, जो कहते हैं ना कि जो पेड़ जो है फलदार होता है वो झुका हुआ होता है और जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा शोर करता है। तो मैं इसी को कहना चाह रहा था कि जीत हार अलग चीज़ होती है। मुद्दा ये है कि क्या आप ओखला के लोगों के लिए लगातार लड़ते रहें? हाँ, मैं लड़ता रहा। बुलडोज़र जब शाहीन बाग में आया था तब ये कहाँ था एक्स एमएलए? परवेज़ आलम खान पे एफआईआर हुई है, सबसे पहले मैं लेटने वाला, और भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, मैं था उस दिन, मैंने वीडियो बनाई, मैं था जी। तब ये लोग कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे? इसके अलावा सीएनआरसी प्रोटेस्ट की बात करते हैं। सीएनआरसी प्रोटेस्ट में कितने दिन मंचों पे ये खड़े होके बोले?
जब जामिया के बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ रात में, आधी रात को जब हम घूम रहे थे, सलमान खुर्शीद साहब को लेकर गए, तब ये लोग कहाँ छुपे हुए थे? ये सिर्फ अपने मफाद के लिए राखी सावंत जैसा आइटम नंबर पेश करते हैं ओखला में, ताकि चूंकि काम के बल पे तो लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते ये, तो ये चाहते कि बस उल्टा सीधा बिना सर पैर का कुछ ऐसी बात बोल दो ताकि लोग रुक जाए और सुने और मेरी तरफ देखे। ओखला की आवाम ने कई बार देख लिया इनको। मुझे लगता नहीं है कि अगर यही हरकत रही तो दोबारा कभी देखेगी भी इनकी तरफ। पर मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये आखिर टारगेट क्यों किया इन्होंने? क्या आपको लगता है आपको ही टारगेट किया या दूसरे लोगों को भी किया? आपको ये क्यों एहसास हो रहा है? ये शिबली भाई मुझे नहीं टारगेट किया है, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये पूर्वांचल और बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि ओखला में पूर्वांचल और बिहार का आदमी कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसा कहते हैं? ऐसा ही कह रहे हैं भाई। इसका क्या मतलब है? जिन हालात में मैं लड़ा था, आम आदमी पार्टी अपने पीक पे थी। पहली बार आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रही थी और इनका भी रोल क्या था पूरे ओखला के लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, किस तरह से धोखा दिया चुनाव में, और आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इनकी बेटी जिन हालातों में जीती है, अगर कांग्रेस का कोई अदना कैंडिडेट होता ना, कम से कम 5000 वोट से ज्यादा की मार्जिन से जीतता। चूंकि चुनाव हारने के बाद लगातार मैं सड़कों पे था और कांग्रेस के कई दावेदार थे पार्षद के, वो सड़कों पे थे। कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जिंदा रखा था इस अबुल फजल वार्ड में। वरना ये अपने महल से कब निकल कर बाहर निकले, या इनकी बेटी कितनी बार बाहर निकली थी? कोई बताए मुझे, ओखला के लोग बताएं कि कितने बार ये लोग निकले थे इलाके के लोगों के लिए, इलाके के मुद्दों के लिए। और रही बात ये जो कहते हैं कि अमानत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैंने मुहिम चलाई या मैंने काम किया, आप इनसे पूछिए कौन सी मुहिम चलाई है। मैं आपको सबूत के तौर पे दिखाता हूं। जब से अमानत साहब विधायक बने, देखिए, हाँ ये बात सही है कि मैं अमानत साहब को गाली नहीं देता। मेरे वालिदैन ने और मेरी पार्टी ने ये बात नहीं सिखाई है। पुरजोर मुखालफत करता हूं ओखला की आवाम के लिए। मेरा काम है चुने हुए विधायक को आईना दिखाना, ताकि लोगों के लिए काम करे, वो या ओखला की तरक्की करे, सड़क सीवर सब ठीक हो। अगर जब ये ठीक नहीं होगा तो उन मुद्दों पे इनको घेरूंगा। मेरा जाती कोई लड़ाई अमानतुल्लाह खान से नहीं है, लेकिन आसिम मोहम्मद खान ने माँ की, बहन की गाली दी, उनके बीवी को रखेल। ये क्या सियासी लड़ाई अपनी जगह है, क्या आप किसी के माँ बहन को गाली देंगे? आप खुद एक बच्ची के वालिद हैं, आपको इतनी बात समझ में नहीं आती कि किसी के माँ बहन को गाली देंगे आप? क्या यही सियासत हमें सिखाती? क्या कांग्रेस पार्टी का यही कल्चर है? एक वक्त था 2012-13 में जब ये मेरे घर के चक्कर लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में मुझे ज्वाइन करा दो। संदीप जी चाहते नहीं थे कि इस शख्स को ज्वाइन कराया जाए। आसिफ साहब आपके घर के चक्कर लगाते थे? बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनके चेले चपाटे जितने जो इनके साथ बैठते आप अकेले में उनसे पूछ लीजिएगा। 2-2 घंटे मेरे घर पे बैठे रहते थे कि संदीप भाई को कन्विंस करो, संदीप भाई को समझाओ। लेकिन आज मुझे लगता है शायद संदीप भाई सही थे। ऐसे लोगों की कांग्रेस में एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जिसने हमेशा हाईकमांड के खिलाफ बोला है, जिसने हमेशा सीनियर लीडर्स को गाली दी है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी प्रूफ के। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 29 जनवरी 2020, जब परवेज हाशमी साहब को टिकट मिला था ओखला से। ये आप सब अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही गलत आदमी को टिकट दिया और इससे तो जमानत जब्त हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जब परवेज हाशमी साहब नॉमिनेशन करने गए थे, जो आज कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कांग्रेसी हूं, जब नॉमिनेशन करने गए थे तो वहां इनके लोग वहां हंगामा कर रहे थे कि भाई शराब की बोतल नहीं चलेगी। क्या मतलब है शराब की बोतल नहीं चलेगी? देखिए, किसी का जाती जिंदगी को पब्लिक में लाना सियासी तौर पे, देखिए सियासती इख्तिलाफ होते हैं, हम सब के होते हैं एक दूसरे के। लेकिन मैं किसी के बहन के बारे में बोलूं, किसी के माँ के बारे में बोलूं, किसी के बीवी के बारे में बोलूं, ये गलत बात है। हाँ, आप उसके काम के बारे में बोलिए ना, उसको क्रिटिसाइज करना है तो इस बात पे कीजिए कि उसने जो वादे किए थे अमानतुल्लाह साहब ने ओखला के लोगों को, वो पूरा नहीं किया। और मैं खूब पूरी ताकत से उसकी मुखालफत करता हूँ। परवेज भाई, एक चीज़ ये है, भले ही उनको बोलने में कुछ लफ्ज़ वो सही से इंतखाब नहीं कर पाते हों, बोलने में तरीका उनका कुछ लोगों को पसंद नहीं आता हो, लेकिन ये तो बात है ना कि उन्होंने जो जैसे विरोधी हैं उनके माली जमातुल्लाह खान,
तो उनके घपले या घोटाले तो बाबर वो उजागर करते रहे हैं, जो उनका काम है। वो गलती उनकी हो सकती है, तरीका सही नहीं हो सकता, लेकिन वो तो करते रहे हैं। शिवली भाई बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। आप ये बताइए कि जब भ्रष्टाचार के नाम पे अमानतुल्लाह साहब को ईडी उठाकर ले गई या पुलिस उठाकर पुलिस हिरासत में गए, तो वहाँ चौकीदार बन के कौन बैठा था? परवेज आलम खान बैठा था। पूरी ओखला के आवाम ने देखा कि कौन बैठा था सियासी मफाद के लिए। आप जिसकी माँ बहन को गाली दे रहे थे, आप जिसकी बीवी को रखैल कह रहे थे, उसके घर पे आप दरबानी करते हो, आप चौकीदार बन के बैठते हो। किस बात के लिए भाई? वो कोई कौम और मिल्लत की लड़ाई के लिए तो नहीं कहते। और उससे ज्यादा इन्होंने तो सिर्फ बयानबाजी की है। जैसे मैंने कहा ना कि राखी सावंत का आइटम नंबर होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, फिल्म में कोई कहानी नहीं होती है। हमने करके दिखाया। शिवली भाई चाहे तो सारा रिकॉर्ड ये देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। 11/7/2019 को मैंने एलजी को कंप्लेन दिया था। आप चाहे तो ये दिखा सकते हैं किस तरह से अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में घोटाला करके अपने रिश्तेदारों को भरा था। एक एक रिश्तेदार का डिटेल है मेरे पास। ये फोटो आप देखिए, ये उस वक्त तमाम मीडिया ने, तमाम अखबारों ने कवर किया था। हमने इंटरव्यू भी किया था आपका, आपकी शिकायत थे वो जेल गए शायद वो। बिल्कुल आपने इंटरव्यू किया था। उसके अलावा ये बात है 2020 की दिल्ली दंगों के बाद जिस तरह से अमानतुल्लाह खान ने चंदा इकट्ठा किया, ये देखिए कैश लेके अमानतुल्लाह खान, ये मैंने काम किया, ये मैंने शिकायत दर्ज कराई। और जिसको लेकर ये देखिए रिलीफ, ये वक्फ रिलीफ कमेटी, जबकि ये उस वक्त ये कोई चीज़ नहीं थी, ये फर्जीवाड़ा किया गया था। वक्फ बोर्ड के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए थे। ये देखिए मैंने वो कंप्लेन किया, डीडी एंट्री भी ये है मेरे पास, आप अपने ऑडियंस को दिखाइए। ये काम किया हमने हमेशा अमानत साहब के काम का विरोध किया, न कि जाती तौर पे विरोध किया है। हमने उनका गिरबान पकड़ा है तो ओखला की आवाम के लिए पकड़ा है, ओखला की तरक्की के लिए पकड़ा है, ओखला के सड़क सीवर के लिए पकड़ा है। लेकिन कुछ लोग अगर उससे गाली गलौज करते हैं तो जमीन के लिए करते हैं, जमीन में हिस्सेदारी के लिए करते हैं, प्लॉट में हिस्सेदारी के लिए करते हैं। हामिद खान से झगड़ा किस बात का था? अमानत की मां बहन को उस दिन गाली क्यों दी गई थी आज से कुछ साल पहले? क्योंकि हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी जमीन में। मुझे एक चीज़ ये बताइए, आमतौर पे तो लोग कहते हैं कि आसिम मोहम्मद खान के बोलने का ढंग सही नहीं है, जो बोलते हैं तरीका उसमें तब्दीली उनको लानी चाहिए। लेकिन आसिफ खान घपले और घोटाले करते होंगे, इसके बारे में लोगों को ज़रा शक आता नहीं यार वो नहीं करता होगा ये आदमी। देखिए मैं तो बहुत करीबी से, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत करीबी से जानता हूँ। शायद मैं जितना बेहतर जानता हूँ उतना बहुत कम लोग जानते होंगे। और कहने के लिए सब बातें ठीक लगती है जब पब्लिक डोमेन में आदमी मीडिया के सामने भाषण देता है, तकरीर देता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। विधायक रहते हुए किस तरह से ये लोग रामवीर सिंह विधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसके बदले क्या डील हुई थी, शंग्रीला में क्या हो रहा था, किस तरह से वीडियो लीक हुआ। चूँकि अब वो पुरानी बात होगी, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाता हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा, शायद आपने भी इंटरव्यू किया था, तो पहला मैंने किया था जी। शाहीन बाग में पार्किंग है, बड़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है। शाहीन बाग मार्केट यहाँ जहाँ से शुरू होता है पूरे जी ब्लॉक से लेकर अंत तक है। उस पार्किंग को लेकर बड़ी बड़ी दावे और वादे एक एमएलए ने किया था। उन वादों का क्या आपने पलट के कभी पूछा कि क्या हुआ? मैंने आरटीआई लगाई, क्योंकि वो इंटरव्यू आपका देख के मुझे भी लगा पता करना चाहिए कि भाई ये पार्किंग का मामला है क्या। तो पार्किंग का जो आरटीआई का ये पूरा पुलिंदा है, ये मेरे पास जवाब है, इसको डिटेल से आप चाहें पढ़ लीजिए, मैं आपको दे दूँगा। जो फुट ओवर ब्रिज है शाहीन बाग का, सिर्फ दोनों तरफ वहीं पे जो है पार्किंग डिजिग्नेटेड है। उसके अलावा थोड़ा सा उस साइड में जहां मेट्रो का शेड बना हुआ है। तो फिर आप 1.5 साल हो गया खामोश क्यों हैं? किस बात के लिए मजबूर हो गए आप? या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई किसी पार्किंग माफिया से? कुछ तो बात है जो आप अपने आप को कहते हैं। जेल से निकल कर आए थे, कहते कि शाहीन बाग जो है वो ग्रीन बेल्ट में है, मैं शाहीन बाग थाना यहाँ से हटवा दूंगा। क्या हुआ? शाहीन बाग थाना हट गया क्या? पार्किंग हट गई क्या? अमानत के खिलाफ आपने कितनी कंप्लेन दी, कितने धरने दिए? चलिए आप बताइए, आपने कितने धरने दिए? ओखला के मुद्दों पे कितनी बार आप सड़क पे निकले हैं? सिवाय इसके कि अपने घर में बैठ के चार दीवारी के अंदर सिर्फ आइटम नंबर करें,
ताकि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ से ग्रैब हो। इससे सियासत नहीं होती। अपने सियासी म्यार को ऊंचा करने की ज़रूरत है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हमें नफरत करना नहीं सिखाया गया है, हमें किसी को गाली देना नहीं सिखाया गया। ये कांग्रेस का कल्चर है। हम अपने विरोधी की भी इज्जत करते हैं, हम अपने विरोधियों के नाम में भी जी लगा के बात करते हैं। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के मालिक वो हैं ओखला में, तो ये अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए और इंशाल्लाह जैसे ही वक्त आएगा 2025 का फरवरी इलेक्शन, आप देख लीजिएगा कि ऐसे कई लोगों की गलतफहमी दूर हो चुकी होगी। आप लोगों के रिश्ते आखिर पता नहीं क्यों इतने ख़राब क्यों हैं कि मैं देख रहा हूँ आप उनका नाम लेना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रिश्ते ख़राब, भाई कुछ चीज़ें दोनों पे डिपेंड करता है। भाई 2013 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कराई। 2013 हमने पूरे ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, मेरी ही गाड़ी में बैठ के पूरा चुनाव लड़े। वो 2015 में मैंने लड़ाया। कई बार जब उनको ज़रूरत पड़ी मुझसे उधार कर्ज लेकर गए वो, आज तक हालांकि वो वापस नहीं कर। आपने कर्ज ले लिया आपसे? बिल्कुल कर्ज लिया, बिल्कुल कर्ज लिया। आज भी वो मेरे 50,000 रुपए के मकरूज हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, आप पूछ लीजिए उनसे जाके, आज तक मेरा 50,000 रुपया वापस नहीं किया उन्होंने। कई बार मैंने कहा भाई मेरे पैसे दे दो, आज तक नहीं दिया उन्होंने। और ऐसा सिर्फ मैं इकलौता नहीं हूँ, ऐसा मैंने कई लोगों के बारे में सुना है जो वहां बैठते हैं, किसी से 5,000 किसी से 10,000 लिया। देखिए, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि जब आप मीडिया में आके कोई बयानबाजी करते हैं, आप अपना किरदार आला दिखाते हैं, तो भाई बंद कमरे में भी तो आपका किरदार आला होना चाहिए। अच्छा, परिवार ये बताइए, जब आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मुझे ये बताइए, क्या आसिफ साहब ने आपका साथ इलेक्शन में दिया था? और जब उनकी बेटी थी पिछली बार, अभी इस बार, तो क्या आपने उनकी बेटी के लिए कैंपेनिंग की थी, मेहनत की थी? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, किन किन हालात में मेरा टिकट हुआ, इन्होंने अपने सभी लोगों को दूर भगा दिया। कोई मनीष को चुनाव लड़ा रहे थे, कोई वाजिद को चुनाव लड़ा रहे थे, मेरे साथ कोई नहीं था। ये झूठा मंच पे आते थे और वो भी अपने लोगों को इशारा कर देते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ मंच पे, भाषण दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। और 2 दिन पहले ये भी गायब हो गए। किन हालात में गायब हुए, कैसे गायब हुए, अल्लाह बेहतर जाने। रही बात इनकी बेटी का चुनाव, भाई ना मुझे पार्टी ने कहा कि इनको जाके चुनाव लड़ाइए, ना आसिफ मोहम्मद खान या उसकी बेटी ने एक बार भी आकर मुझसे कहा कि आप आकर चुनाव लड़ाइए। पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी, उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र का मैं कोऑर्डिनेटर था, मैं वहाँ चला गया। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ कहेगी, अगर पार्टी कहती आसिफ को लड़ाओ या आसिफ मोहम्मद खान आके मुझसे कहता कि मुझे चुनाव लड़ाओ, तो मैं ज़रूर लड़ाता। लेकिन देखिए, इज्जत दीजिएगा तो इज्जत मिलेगी, प्यार दीजिएगा प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि लोगों से बदतमीजी करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से बदतमीजी करें और बदले में आपको इज्जत मिलेगी, तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। मेरा नाम भी परवेज़ आलम खान है। बेशक मैं बिहार से आया हूँ 1000 किलोमीटर दूर से, लेकिन जीना यहाँ और मरना यहाँ। ओखला में ही रहना है, ओखला के लिए कुछ करना है और दफन भी यहीं ओखला में होना है। तो लोग अपनी गलत फहमी में अगर कोई है ना कि मेरा नाम लेकर मेरे बारे में लूज टॉक कर वो सुकून से रहेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, तो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पार्टी ने आपको नहीं कहा कि तुम ओखला में जाओ या रीवा के लिए काम करो, तो आपने उसके लिए कोई निगेटिव काम तो नहीं किया, चुप रहे, खामोश रहे, या आपने उसको हराने के लिए कोई मेहनत की, ऐसा कोई तो नहीं है? देखिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। ओखला की जनता ही क्या चाहती थी आप सबने रिजल्ट में देख लिया। मुझे किसी को हराने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैंने अपना वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैंने अपना वोट दिया। हाँ, ये ठीक है कि मैंने किसी को कहा नहीं, ना पॉजिटिव कहा ना निगेटिव कहा, चूँकि ना किसी ने मुझे अप्रोच किया, ना मुझे पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी। पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी, मैं चुपचाप यहाँ से महाराष्ट्र चला गया और 2-3 दिन चुनाव के पहले आया, तब तक कैंपेन ख़त्म हो चुका था, मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। तो ये ठीक है भाई, उन्होंने ना अप्रोच किया ना पार्टी ने मुझे कहा, मैंने अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। फिर ये बताइए, लोग कहते हैं, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लिए हालात बहुत बेहतर हैं ओखले में, तो आप लोगों को जब ऐसे वक्त में अहमदुल्ला खान के ख़िलाफ़ या आम आदमी पार्टी की टिकट जिसको मिले उसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए, तो आप लोग आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, ओखला की आवाम आज के दिन में आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ है, अमानत साहब के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से ओखला की बर्बादी और बदहाली हुई है, हर आदमी की आंखों से दिख रहा है।
और अमानत साहब जो जेल गए हैं ये कौम और मिल्लत के लिए नहीं गए, ओखला की आवाम के लिए नहीं गए, कहीं बिल्डिंग डेमोलिशन हो रही थी उसके लिए नहीं गए। लेकिन कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस पार्टी जमहूरी निज़ाम में यकीन रखती है और राहुल गांधी ने कहा कि सवाल पूछो, सवाल चाहे वो विपक्ष से हो या हमारे पार्टी में बैठे हुए कुछ लोग जो हमारे ओखला कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, इलाके को खोखला कर रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी है उनसे भी सवाल पूछना, क्योंकि लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपके पार्षद तो कांग्रेस के हैं तो आप जवाब दीजिए। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों से सवाल करूं। और ये शुरुआत किसने की? पूर्व विधायक ने की, दूसरों के बारे में लूज टॉक करना। दूसरे कांग्रेस के लोग अगर कोई टिकट मांगते तो कहते हैं कि रिक्शा चलाने वाले लोग भी टिकट मांगने आते हैं। भाई किसे नहीं पता कि अभी क्या क्या आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी टिकट कटवाने के लिए, टिकट किसको मिल रहा था, कैसे कैसे हाथ पैर जोड़े आपने। परवेज हाशमी साहब को क्या कहा आपने कि आप हमें टिकट दिलवा दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, मैं असेंबली का टिकट नहीं मांगूंगा। आज सबसे पहले बाप बेटी दोनों टिकट मांगने के लिए पहुंच गए। तो कम से कम जो आपने जुबान दिया है उस जुबान पे तो खड़े रहिए। खैर एनीवे, ये उनका ज़ाती मामला है, वो जुबान पे खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं, मुझे लगता है पूरा ओखला की आवाम जानती है इन सब चीज़ों को लेकर। आप पार्टी में माशाल्लाह बहुत सीनियर हो चुके हैं, मैं आपकी फ़ोटो वोटो देखता रहता हूँ, बहुत सीनियर नेताओं से आपके कॉन्टैक्ट भी है। आप चूँकि मीडिया में थे तो आपके आम आदमी पार्टी के भी बहुत सीनियर लोगों से आपके कॉन्टैक्ट हैं। मैंने सुना है कि ओखला के बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में कोशिश कर रहे थे, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप ही की पार्टी के कुछ लोग, सीनियर लोग आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे वक्त में जबकि अमातुल्लाह खान ज़रा कमज़ोर नज़र आ रहे थे, जेल थे, अब बहुत सारे लोग जो उनके मुखालिफ हैं वो दुआएं कर रहे थे अल्लाह करे वो जेल ही में रहे, तो क्या आपकी पार्टी के कुछ लोग ऐसी किसी कोशिश में थे क्या? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, जैसे आप सोर्सेज से सुनते हैं, चूँकि मीडिया बैकग्राउंड का हूँ तो कई साथी ऐसे हैं जो आज भी कोई आम आदमी पार्टी को कवर कर रहा है, कोई AICC सीनियर लेवल पे कवर कर रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बात कही थी कि कुछ ओखला के सीनियर लीडर हैं जो आम आदमी पार्टी के टच में है, कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनको ये लगा कि भाई शायद अमानत साहब का टिकट नहीं कटेगा इसीलिए बैकफुट पे है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है जब तक कोई कांग्रेस में है वो कांग्रेसी है, जिस दिन कांग्रेस छोड़ कर जाए उस दिन उस पर बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त नहीं है कि इस पे हम बात करें। पर भाई आप लोगों ने जो 8 लोग थे आप लोगों ने ग्रुप बनाया था जिसको ग्रुप 8 कह रहे हैं हम लोग, तो क्या वो आप सभी लोग अभी भी साथ हैं? देखिए, ये एक मकसद के लिए बनाया गया था G8। उसमें हमने कोई किसी की मुखालफत नहीं करी। हमने सिर्फ पार्टी आला कमान को ये कहा, लिख के भी कहा, मिल के भी कहा कि भाई किसी भी नए लोगों को जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप ऐसे लोगों को टिकट दीजिए। ओखला की आवाम नया चेहरे को देखना चाहती है, ओखला की आवाम नए चेहरे को पसंद करती है, चुनना चाहती है। आप किसी को भी नए आदमी को दे दीजिए टिकट, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप मुझे दीजिए। हम सब ने कहा कि हम पूरी ताकत से, पैसे से, अपने हर सलाहियत से उसको कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। बाकी फैसला पार्टी को करना है, पार्टी का जो भी फैसला हो हम सबको मंजूर है। तो पर भाई मान ले कि अगर टिकट आसिम मोहम्मद खान का ही हो जाता है, आप हंस रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं है होने की, तो मान लेते हैं कि आसिम मोहम्मद खान की टिकट हो जाती है, मान लेते हैं कि अरीबा खान की ही टिकट हो जाती है, तो क्या परवेज साहब चूँकि अब इतने पुराने हो चुके हैं, इतने उनके कॉन्टैक्ट हैं, तो क्या वो आसिफ साहब के लिए या अरीबा के लिए मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी मानने का वक्त नहीं है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, फिर पिछले काम को भी देखा जाएगा, किसका क्या किरदार रहा है, किसने कितनी कुर्बानी दी है, किसने ओखला के मुद्दों को कितनी बार कहाँ उठाया है, इन सब चीज़ों पे एनालिसिस होगी। तो मुझे लगता है अभी दिल्ली दूर है, इससे पहले अभी मानने की ज़रूरत नहीं। अच्छा पर आखिरी सवाल हमारा, अब इतने दिनों से रहते हैं, हम लोग साथ में रहे भी कई बार, इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, अमातुल्लाह खान के काम के बारे में आपसे पूछूं कि पिछले 10 सालों में उनका काम आपको कैसा लग रहा है? हालांकि आप विरोधी हैं, सारी चीज़ें खराबी बताएंगे, फिर भी कुछ चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं आपको या लगता नहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? नहीं, अमानतुल्लाह खान ने एक अच्छा काम किया है, वो बातें बहुत अच्छी बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ अच्छा बनाते हैं। जो वादे उन्होंने किए पूरे नहीं किए, बावजूद इसके आज वो घूम घूम के उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, आज भी कह रहे हैं कि मैं काम कराने के लिए आया हूँ। भाई 10 साल में जब आपने कोई काम नहीं कराया, जब सड़क सीवर, ये सामने शाहीन बाग का जो पार्क अल्लामा शिबली नोमानी रोड पे किस तरह से हमने इसका विरोध किया था कि इस पार्क की ज़रूरत नहीं है, आज इस पार्क का हाल देख लीजिए आप वहाँ जाके।
नशा करते हैं छोटे छोटे बच्चे, नशा किस तरह से हमारे ओखला में बढ़ता जा रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो बजाय इसके इन मुद्दों पे बात होने की गाली गलौज, ओखला की सियासत को जो है ना राखी सावंत का आइटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए, सीरियस जो कहते हैं ना टॉक होना चाहिए यहाँ के मसले और मसाइल पे, बजाय इसके कि इन सब मुद्दों पे बात हो, यहाँ के तरक्की पे बात हो, यहाँ के अवाम के बारे में, उनके सहूलतों के बारे में बात हो, पानी पे बात हो, यहाँ के सड़कों पे बात हो, सीवर पे बात हो। अफसोस इस बात का है कि राखी सावंत के आइटम नंबर पे बात होती है। बहुत ही अफसोस की बात है, जहाँ एक तरफ तो हम कहते हैं कि जामिया की आबादी इस देश की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, दानिश्वर और शऊर वाले लोग यहाँ रहते हैं, और अफसोस इस बात का है कि ऐसे में ही जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो राखी सावंत के आइटम सॉन्ग की तरह हो गया हुआ। ये थे परवेज़ आलम खान साहब, ये भी कांग्रेस में अब बहुत सीनियर हो चुके हैं। जो लोग पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं उनको अंदाज़ा होगा, ये भी अब बहुत सीनियर हो चुके हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी। ओखला में बहुत कुछ होता रहता है, आपने देखा आसिफ साहब ने क्या बोला, फिर अब परवेज़ साहब ने क्या बोला, उसके अलावा इलेक्शन का दौर है, बहुत कुछ होता रहेगा। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि ओखला में जो कुछ होता रहता है वो खबर आप तक पहुंच जाए, तो हमारे चैनल जामिया नगर अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कुछ डालूंगा तो आप तक ये चीज़ें बहुत जल्द पहुंच जाया करेंगी।